नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका दिया है और साथ ही मुश्किलें बढ़ाई गई हैं अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख और सलिल देशमुख की। आपको बता दें कि आज ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में 7000 पेजों की चार्जशीट को सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दाखिल किया गया है, जो कि 7000 पन्नों की चार्जशीट है 100 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर। और महाराष्ट्र में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चलाया जा रहा था उसको लेकर भी कई जानकारियां आज ईडी के हाथ में लगी हैं और इसीलिए सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट है ये पीएमएलए कोर्ट में लगाई गई है। 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला, जिसको लेकर अभी तक अनिल देशमुख की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हुई हैं। इससे पहले भी कोर्ट ने 14 दिनों की कस्टडी है वो बढ़ा दी थी अनिल देशमुख की, और अब ये 7000 की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है ईडी की तरफ से। अब इस बात में ये देख सकते हैं कि कितनी और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अब अनिल देशमुख की और उनके बेटों की। अगर हम ऋषिकेश देशमुख की बात करें तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला, या फिर जो अनिल देशमुख की संपत्ति है टैक्स कर की जो चोरी है जिसको लेकर सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है, अब बेटों से भी पूछताछ करने की बारी आ सकती है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी अनिल देशमुख के बड़े बेटे ऋषिकेश देशमुख से सीबीआई और ईडी पूछताछ कर चुकी है, जिस वक्त पे 2 नवंबर को गिरफ्तारी की गई थी अनिल देशमुख की। और 100 करोड़ रुपए की वसूली की अगर हम बात करें तो अब एक के बाद एक नाम जो है वो आते जा रहे हैं। आज अगर अनिल देशमुख के दोनों बेटों का नाम इस चार्जशीट में आया है तो आगे चल के शायद इस महाराष्ट्र सरकार में बैठे हुए और भी नेताओं का नाम आ सकता है, क्योंकि 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले को लेकर जिसको सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, गिरफ्तारी की मांग जो है वो अनिल देशमुख को लेकर अब लगातार देश की जनता की तरफ से बढ़ती जा रही है कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी होनी चाहिए। रिमांड में वो वैसे भी है और रिमांड उनकी कोर्ट की तरफ से 14 दिन के बाद और फिर से बढ़ा दी गई है, क्योंकि ईडी भी अब इस पूरे 100 करोड़ रुपए का जो मामला है और महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो रैकेट है इसकी जड़ तक पहुंचना चाहती है। और इसी कड़ी में ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है ईडी की तरफ से, क्योंकि अगर 60 दिनों में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती इस ईडी की तरफ से कोर्ट में तो शायद अनिल देशमुख को डिफॉल्ट के तौर पर जमानत मिल सकती थी, जो कि ईडी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और इसीलिए आज 7000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है अनिल देशमुख के खिलाफ। जहां एक तरफ अनिल देशमुख के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है, चार्जशीट दाखिल की गई है, मुश्किलें उनके बेटों की भी बढ़ाई जा रही है, तो इसी बीच जो देश की जनता है उसका यह भी कहना है कि अनिल देशमुख ही वही पर्सन है जिन्होंने एसएसआर के मामले में लगातार सीबीआई को जांच नहीं करने दी और तमाम जो मुद्दे थे, चाहे फिर वो पालघर का मुद्दा हो, ऐसे ऐसे मुद्दे महाराष्ट्र में लगातार आए जिन पर हमेशा पर्दा डालने का प्रयास अनिल देशमुख की तरफ से किया गया। और आज अनिल देशमुख की ही मुश्किलें वही सीबीआई और ईडी बढ़ा रही हैं, जिनको कभी ये अपने इशारे पर नचाने के लिए सोच रहे थे। इसी बीच अगर इनके अनिल देशमुख के दोनों बेटों का नाम आया है और आगे चल के बेनामी संपत्ति है, और जिस तरीके से 100 करोड़ से भी ज्यादा जो अभी 2014 का मामला था अनिल देशमुख की बीवी का आरती देशमुख के नाम पर जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अनिल देशमुख के पूरे परिवार की, क्योंकि बेटों का नाम जहां सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आ चुका है तो आगे चलकर और भी ऐसे लोग हैं जो कि अनिल देशमुख के करीबी या फिर महाराष्ट्र सरकार के वो सरगना जो अभी तक अनिल देशमुख को सपोर्ट कर रहे थे। ये अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो इसमें अभी तक काफी पहलू हैं जो सामने आ चुके हैं। पहले सचिन वाजे ने खुलासा किया अनिल देशमुख का, और अनिल देशमुख के बाद नंबर आया था अनिल परब का। अनिल परब महाराष्ट्र की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और उनके ऊपर भी शायद आगे चलकर ईडी की तलवार लटक सकती है, क्योंकि ईडी अब लगातार जिस तरीके से घोटाले महाराष्ट्र सरकार के नेताओं के हैं उन पर जांच कर रही है। और अनिल परब को लेकर जहां बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने भी काफी बड़े खुलासे किए हैं, तो अनिल देशमुख और सचिन वाजे और परमवीर सिंह की तरफ से भी नाम लिया गया था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब का। और अनिल परब का नाम अगर अब आ रहा है तो इसी बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला महाराष्ट्र में था और महाराष्ट्र के नेता यानी कि गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री अगर 100 करोड़ रुपए की वसूली महाराष्ट्र में करवा रहे थे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन्हें इस बात की जानकारी ना हो। अगर ईडी इस बात में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई को पहले ही कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जो अभी डॉक्यूमेंट लीक मामला था उसमें भी भूमिका देखी जाए अनिल देशमुख की, कि अनिल देशमुख को उससे सबसे ज्यादा फायदा था कि अनिल देशमुख ने तो इन सब चीजों को, अपने डॉक्यूमेंट को लीक नहीं करवाया था। अब बताते हैं आपको कि इस पूरे मामले
मामले में अभी तक क्या क्या जानकारी ईडी के हाथ लगी है। और इसी मामले में अगर हम आपको आगे बताएं तो आपको बता दें कि अनिल देशमुख के पीए और पीएस संजीव पालिंडे और कुंदन शिंदे दोनों पहले से ही जेल में हैं और उनके ऊपर भी काफी संगीन आरोप थे। और जब उनसे पूछताछ की गई तो काफी पुख्ता सबूत पीए और पीएस को लेकर भी सीबीआई के हाथ लगे थे, ईडी के हाथ भी लगे थे। और यही बड़ा कारण है कि आज एक एक करके वो सारे सहयोगी फंसते हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने 100 करोड़ की वसूली से लेकर और घोटालों में साथ दिया है अनिल देशमुख का, चाहे फिर वो उनके पीए हो या फिर इनके दोनों बेटे, आज जिनका नाम चार्जशीट में है। अगर 100 करोड़ रुपए की वसूली का बात हम करें, 100 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर आज चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो जहां मुश्किलें बढ़ रही हैं अनिल देशमुख की, तो वहीं अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार को लेकर, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला 2021-25 फरवरी से शुरू हुआ, जिस वक्त पे अंबानी के घर के सामने एक एक्सयूवी में जेलेटिन की तारें मिली, जड़ें मिली, जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान किया गया था अंबानी के घर के सामने, जो कि हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। और जब उसके बाद खुलासा हुआ कि किस तरीके से मानसुख हिरेन की गाड़ी को अंबानी के घर के सामने लगाया गया, पहनकर बॉम्ब स्टिक लगाने वाला, यानी कि जो जेलेटिन की स्टिक थी उन्हें अंबानी के घर के सामने रखने वाला वो कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर था सचिन वाजे, जो कि इसी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और किस तरीके से मानसुख हिरेन को मौत के घाट उतारा गया। और उसके बाद जब सीबीआई की तरफ से एक के बाद एक कड़ी इस पूरे मामले में खोली गई कि आखिरकार कौन वो लोग थे जिन्होंने अंबानी के घर के सामने जेलेटिन स्टिक रखकर, ये इतनी बड़ा जो मामला था यानी कि वसूली का मामला भी इसमें सामने निकल कर आया कि इन लोगों ने अंबानी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया होगा कि अब तुम्हारी जान को खतरा है, या फिर पैसे का लेन देन को लेकर भी काफी चीजें निकलकर सामने आई थी। और उसके बाद खुलासा ये हुआ कि मानसुख हिरेन को मौत के घाट उतारने वाला भी और कोई नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र पुलिस में एक छोटा सा पुलिस ऑफिसर, अदना ऑफिसर, जिसको हम लगातार ये चीजें इस बात से ही कहते आए हैं कि सचिन वाजे इसका पूरा मास्टर माइंड जिस तरीके से दिखाया जा रहा था और वही मास्टर माइंड जिसको बताया जा रहा था। फिर सचिन वाजे ने नाम लिया था परमवीर सिंह का और परमवीर सिंह ने इतने बड़े खुलासे महाराष्ट्र सरकार को लेकर किए। परमवीर सिंह की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए कि किस तरीके से 100 करोड़ रुपए की वसूली अनिल देशमुख रेस्टोरेंट और होटलों से कराते हैं और हर महीने का टारगेट 100 करोड़ रुपए सचिन वाजे को दिया जाता था। और जब महाराष्ट्र सरकार की सच्चाई देश के सामने खुलकर आई, मराठी लोगों के सामने खुलकर आई और उन लोगों के सामने निकल कर आई जिन लोगों के सामने महाराष्ट्र की सरकार ने लगातार यही वादे किए कि महाराष्ट्र की सरकार जो बनाई गई है वो लोगों के फायदे के लिए बनाई गई है, लोगों के लिए काम करने के लिए बनाई गई है। और जब ये सच्चाई निकल कर आई तो शरद पवार की तरफ से कहा गया कि अनिल देशमुख ऐसा काम नहीं कर सकते, अनिल देशमुख को फंसाने का काम किया जा रहा है। अगर 25 फरवरी को जेलेटिन स्टिक्स रखी गई थी अंबानी के घर के सामने, उस वक्त पे तो अनिल देशमुख को कोरोना था, अनिल देशमुख तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकले थे। तो तमाम तरीके से संजय राउत से लेकर शरद पवार ने अनिल देशमुख को बचाने का प्रयास किया था। पर आज अगर अनिल देशमुख के सारे तार खुलते हुए नजर आ रहे हैं, 100 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर भी काफी जो सबूत हैं वो ईडी के सामने लग चुके हैं। और यही बड़ा कारण है कि जब जुलाई के महीने में एफआईआर दर्ज की गई अनिल देशमुख के ऊपर, कोर्ट ने निर्देश दे दिए कि इस पूरे मामले पर अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच करनी चाहिए सीबीआई को। तो अनिल देशमुख 2-3 महीनों के लिए गायब हो गए और अनिल देशमुख फिर कहीं पर नजर नहीं आए, जिस मामले को लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से छुपाने का प्रयास किया गया। और फिर जाकर 2 नवंबर को ईडी के सामने अनिल देशमुख ने पेशी की ईडी के सामने और 8 घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था अनिल देशमुख को। और अब मुश्किलें जो हैं वो अनिल देशमुख की बढ़ती जा रही हैं और लोगों का ये भी कहना है कि दिवाली तो वैसे ही अनिल देशमुख की जेल में बीत चुकी है, अब न्यू ईयर भी जेल में ही बीतने वाला है। और मुश्किल है कि अब 10 से 15 सालों तक अनिल देशमुख जेल के बाहर भी आए, क्योंकि 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला हो या फिर महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट का मामला, जिसको लेकर एक के बाद एक बड़े सबूत जो हैं और जो हाथ लग रहे हैं ईडी और सीबीआई के। और इसी मामले में ये भी बता दें आपको कि जहां एक तरफ ईडी की तरफ से मुश्किलें बढ़ रही हैं अनिल देशमुख की, तो इसी कड़ी में सीबीआई भी जांच कर रही है डॉक्यूमेंट लीक मामले में अनिल देशमुख की। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अभिषेक तिवारी और आनंद डागा, यानी कि एक वकील है और दूसरे सीबीआई की टीम में ही काम कर रहे एक ऑफिसर हैं, जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे किस तरीके से अनिल देशमुख की लीगल टीम ने सीबीआई के अधिकारियों को घूस देने का प्रयास किया अपने आप को बचाने के लिए। कोर्ट की तरफ से भी इस पर टिप्पणी की गई थी कि अभी तक सीबीआई ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है या फिर जिन
लोगों के ऊपर अभी तक सवाल उठ रहा है वो वही लोग हैं जो पीछे गाड़ी में सफर कर रहे थे। आगे जो इंजन चलाने वाला यानी कि मास्टरमाइंड था वो अनिल देशमुख ही है और अनिल देशमुख को डॉक्यूमेंट लीक मामले को लेकर भी कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं सीबीआई को कि अनिल देशमुख की भूमिका पर भी सीबीआई अच्छी तरीके से जांच करे। तो जहां सीबीआई एक तरफ जांच कर रही है डॉक्यूमेंट लीक मामले में, तो वहीं ईडी के हाथ भी बड़े बड़े सबूत लग रहे हैं अनिल देशमुख की फैमिली को लेकर। और आगे चलकर शायद महाराष्ट्र की सरकार यानी कि उद्धव सरकार में बैठे हुए मंत्रियों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब सवाल महाराष्ट्र के मंत्रियों को लेकर उठ रहा है कि अगर 100 करोड़ रुपए की वसूली हुई, ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट का मामला है, तो महाराष्ट्र के और भी नेता इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक अकेला जो गृह मंत्री है वो इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें और भी लोगों की सहायता की जरूरत है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।